अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज का जो टॉपिक्स है, आज का मुगल एम्पायर है। मुगल एम्पायर पे जो है वीडियो बनाएंगे आज। और ये मुगल एम्पायर किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, बल्कि कम्पिटिटिव लेवल्स एग्जाम्स के लिए है। आप इस वीडियो को देख के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो कोई भी क्लास वाले देख सकते हैं, 9th वाले, 10th वाले, 7th वाले, 8th वाले, किसी एक पर्टिकुलर क्लास को लेंगे। जनरल टॉपिक्स है। मुगल एम्पायर इन इंडिया पार्ट 1 है ये। हम इसको पार्ट वाइज करके कवर करेंगे और इंशाल्लाह हम जो है इसको 1857 तक कवर करेंगे। यहाँ पे हम दो डेट लाइंस लिखे हैं, आप देखे होंगे 1526 टू 1707 और फिर गैप देने के बाद 707 से 1857। ये तो आप यहाँ पे डिफरेंसेस देख रहे हैं, जो हम इस पे कंटिन्यू नहीं करके इस पे हम दूसरे पे लिखे हैं। तो इसके पीछे एक वजह है कि ऐसा क्यों हुआ है। हम इस सवाल का भी आंसर इस पे तलाश करेंगे कि आखिर हमने दो डेट लाइन से क्यों लिखा है। तो हमारा टॉपिक 1526 से शुरू होगा और 1857 तक हम इसको पार्ट वाइज करके क्लियर करेंगे। तो हम जो है इसको शुरू करते हैं। मुगल एम्पायर इन इंडिया। हमने बहुत सोचा, सोचने के बाद मैं ये डिसाइड किया कि कहाँ से इसकी शुरुआत करें, क्योंकि बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है ये। क्योंकि मुगल एम्पायर जो है 1526 से 1857, तो 300 साढ़े 300 साल की हिस्ट्री को हम कैसे समझेंगे। हमने काफ़ी सोचा, सोचने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि इसका लैंडमार्क्स क्या क्या होना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ पे हम यहाँ पे गुफ्तगू करें जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो हम इस चीज़ को समझने से पहले थोड़ा जो है पीछे हम देख रहे हैं, पीछे की तरफ जो है क्या क्या चीजें हैं इस पे। सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं, सबको मालूम है कि जो हिस्ट्री है वो डिवाइड है बेसिकली 3 पार्ट्स में। स्टूडेंट्स मानते हैं 3 पार्ट्स में, वैसे जनरली हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और ये डिवीजन जो है हिस्ट्री के अंदर, ये बेसिकली समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऐसा कोई लैंडमार्क्स नहीं है कि भाई ये हमने डिवाइड कर दिया, बाउंड्री लाइन हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। इसको सिर्फ केवल समझने के लिए हम ये डिवीजन किए। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि बेसिकली हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इतिहास जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया का मतलब प्राचीन भारत है ना, जहाँ पे मौर्यन एम्पायर, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में बात करते हैं। इसमें भी अलग से टॉपिक्स बनाएंगे, ठीक है। फिर सेकंड है आपका मिडिवल इंडिया, जिसको हम मध्यकालीन भारत कहते हैं बेसिकली, है ना, जो मुगल्स वगैरह की हुकूमत पड़ते हैं या दिल्ली सल्तनत के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और एक यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एक जो है आपका यहाँ पे मॉडर्न इंडिया का कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत, है ना, जिसमें ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। और फिर 1947 के बाद वाला जो एरिया है या टॉपिक है, इसको हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्न। मतलब आफ्टर 1947 से लेकर टिल 2020 तक ये पोस्ट मॉडर्न का एरा है, ठीक है। मिडिवल और मॉडर्न के बीच में एक और टॉपिक्स आता है, हम इसको कहते हैं बेसिकली ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का मतलब जब अंग्रेजों की हुकूमत 1757 के बाद हिंदुस्तान में शुरू हुई और बंगाल और बिहार के अंदर उसको दीवानी राइट्स मिल गया कि वो लोग जो है अब जाके किसानों से जो है डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। तो हम इसको ब्रिटिश इंडिया के अंदर रखे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इनसे मुख्तलिफ है अंग्रेजों की हुकूमत इंडिया के अंदर। तो अगर हम देखें ओवरऑल तो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। कुछ कॉन्सेप्ट मॉडर्न का ब्रिटिश के अंदर भी आ जाता है, कुछ कॉन्सेप्ट मॉडर्न का ब्रिटिश के अंदर या ब्रिटिश का मॉडर्न के अंदर आता है, तो ये मिक्सअप है। लेकिन हम इसको जब समझेंगे ब्रिटिश इंडिया को तो आपको बताएंगे कि इसमें क्या डिफरेंशिएट है। हमें आज जो बात करना है वो बेसिकली टॉपिक जो है वो मध्यकालीन का है, क्योंकि मुगल एम्पायर के बारे में बात करेंगे। और अगर मैं ये बताऊं कि इन सब टॉपिक्स के अंदर मुगल्स को कहाँ रखे, तो मुगल्स को जो है आप मध्यकालीन या मिडिवल इंडिया के अंदर रख सकते हैं। अब अगर मध्यकालीन को हम समझें तो मध्यकालीन के अंदर भी 2 पार्ट्स में डिवीजन है, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड है।
एक है आपका अर्ली मिडिवल इंडिया, यानी जो पहले वाली जो मध्यकालीन भारत है, और एक है आपका लेट कह लीजिए इसको, या आप इसको कह सकते हैं लेटर, मतलब बाद वाले। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो है लेट मतलब बाद वाले और अर्ली मतलब पहले। तो अगर अर्ली का टाइम लाइन हम यहाँ पे देखें तो आप इसमें कह सकते हैं कि 700 AD से जो 1200 AD का हिंदुस्तान है, हम इसको अर्ली मिडिवल्स में रखते हैं। उसके बाद लेटर मिडिवल्स के अंदर आप टाइमलाइन यहाँ पे देख सकते हैं 1200 AD से शुरू करते हैं उसको, 1200 शताब्दी से, और ये जो है हम यहाँ पे 1857 तो नहीं, क्योंकि 1857 तो लेटर, इसमें हम इसको कह सकते हैं 1707 का जो होगा वो लेटर मिडिवल्स के अंदर आएगा। ठीक है, अब ये है कि इसके अंदर जो है अगर लेट मिडिवल्स के बारे में बात करें तो कौन कौन सी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मेन क्या टॉपिक्स होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं दिल्ली सल्तनत को, कि जो दिल्ली के सुल्तान थे, कैसे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, मोहम्मद गौरी है ना, और पहली डायनेस्टी जो है आपका, इसकी कैसे शुरुआत हुई, खिलजी रूल्स कैसे शुरुआत, हम इसको दिल्ली सल्तनत के अंदर रखते हैं। जब दिल्ली सल्तनत की हुकूमत खत्म हुई तो फिर जो है मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इन सब चीजों को आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो फिर मुगल एम्पायर की हुकूमत शुरू हुई, ये सब लेटर मतलब लेट मिडिवल्स या लेटर मिडिवल्स। ठीक है, फिर हम एक दो और हुकूमत को पढ़ते हैं जो कि इसी के अंदर है। एक साउथ इंडिया के अंदर हुकूमत है जिसको हम कहते हैं विजयनगर एम्पायर। क्या चीजें नहीं है, हम कुछ विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो एक विजयनगर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिर आपका एक बहमनी सल्तनत, इसके बाद अगर देखा जाए डेक्कन सल्तनत, तो इन सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे बुलेट मिडिवल्स। अच्छा, यहाँ पे मराठास वगैरह के बारे में भी है, जैसे हैदराबाद का स्टेट्स कैसे बना, बंगाल का स्टेट्स कैसे बना। तो अगर हम बोले कि मराठास या हैदराबाद का स्टेट्स, तो ये सब मॉडर्न इंडिया का कॉन्सेप्ट होता है कि मॉडर्न इंडिया के अंदर ये चीजें होती है, क्योंकि इसकी शुरुआत 18वीं सेंचुरी से है। केवल हम यहाँ मुगल तक कवर करेंगे, मुगल्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स होंगे। विजयनगर एम्पायर बेसिकली साउथ इंडिया के एम्पायर थी, साउथ इंडिया के अंदर उभर के सामने आई। बहमनी सल्तनत भी जो है, जो मिडिल इंडिया है, मध्य प्रदेश का एरिया जो है वहां पे, और फिर डेक्कन सल्तनत भी जो है लगभग साउथ इंडिया के अंदर बैठता है। तो हम इसको यहाँ पे देखेंगे। अगर हम बात करें कि अर्ली मिडिवल्स के अंदर किन चीजों को हम डिस्कस करते हैं, या अर्ली मिडिवल्स के अंदर जो 700 से 1200 के एडी क्या है, तो बेसिकली अगर इसको एक वर्ड में कहें तो बेसिकली हम यहाँ पे जो है राजपूत पीरियड को कवर करते हैं। जो हिंदुस्तान के अंदर राजपूत की हुकूमत हुई है ना, गुप्ता वगैरह के बाद राजपूत की शुरुआत हुई, तो हम उसको यहाँ पे कवर करते हैं राजपूत पीरियड को। उसके बाद राजपूत पीरियड्स के बाद भी 3 और हुकूमतें थी जो 1000 एडी के आसपास से यहाँ उभरना शुरू हुई। एक है आपका राष्ट्रकूटास, पालास, और एक है आपका प्रतिहारास। तो मतलब ये भी 3 हुकूमतें थी जो नॉर्थ इंडिया के अंदर उभर के सामने आ रही थी। तो ये अर्ली मिडिवल्स है। बाकी लेटर मिडिवल्स के अंदर इन चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक जहन में सवाल आपका ये होना चाहिए कि सर आप तो ये मध्यकालीन या अर्ली मिडिवल्स को जो आपने डिवाइड किया है, तो इसके पीछे क्या वजह है, हमने ये क्यों हम इसको मिडिवल्स के अंदर ही क्यों नहीं पढ़ ले कि उसको अर्ली कहते हैं। तो इस डिविजन्स के पीछे एक है क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे समझना है कि आखिर ऐसा डिवीजन हमने क्यों किया है, इसको डिवाइड क्यों किया है। सबसे पहले तो ये जो डिविजन्स है इसको समझने से पहले ये करते हैं कि हम जो हिस्ट्री समझते हैं वो बेसिकली सोर्सेस के जरिए है। अब जाहिर सी बात, इतनी पहले चीजें हो गई, तो अब हम इस चीज को कैसे समझते हैं, तो हमारे पास जो उस जमाने की माखज़ है ना, उस चीज को हम समझते हैं और उसके जरिए हिस्ट्री पे हम काम करते हैं। तो सोर्सेस, अब ये सोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं ना। सोर्सेस कहने का मतलब कि बुक्स के फॉर्म में भी चीजें मौजूद हो सकती है, कि उस जमाने में जो किताबें वगैरह लिखी गई, ये भी एक है इंपॉर्टेंट जो कि सोर्सेस के अंदर है। या हम कह सकते हैं कि उस जमाने के जो किले वगैरह बनाए गए, जिसको हम कह सकते हैं बेसिकली बिल्डिंग्स,
उस जमाने की जो इमारतें हैं ये भी जो है सोर्सेस के अंदर ही आ जाएगा। या उस जमाने में जो कॉइनेजेस का जितने भी सिक्के वगैरह थे, कॉइन्स थे, तो कहने का या उस जमाने में जो बाहर से लोग आए इंडिया के अंदर, इंडिया में जो कुछ देखा उन्होंने लिखा, जिसको हम फॉरेन ट्रैवलर्स कहते हैं, जिन्होंने बाहर से आए और इंडिया में जो कुछ चीज हुआ उन्होंने जो अपनी किताब के अंदर जो इसको शामिल किया, फॉरेन ट्रैवलर्स। अब जैसे एक एग्जांपल देखें, इब्न बतूता हिंदुस्तान पहुंचे, ठीक है, तो इब्न बतूता साहब तो इंडिया के थे नहीं, ये बाहर से आए और बाहर से आने के बाद इंडिया में जो कुछ भी देखा उन्होंने अपनी किताब में शामिल किए। उसके बाद कुछ इंडिया के भी हिस्टोरियन थे जैसे अबुल फजल वगैरह। तो कहने का मतलब है कि उन सब चीजों को हम सामने रखते हैं और सामने रखने के बाद जो है हम हिस्ट्री को समझते हैं बेसिकली। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अर्ली और लेट मिडिवल्स के अंदर क्या डिवीजन है, क्यों ऐसा डिवाइड किया है, तो हम कह सकते हैं कि एक सोर्सेज भी फैक्टर हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि 700 से लेके जो 1200 का है, जिसको हम अर्ली मिडिवल्स कहते हैं, यहाँ पे सोर्सेज की कमी है। हमारे पास अबंडेंस अमाउंट पे सोर्सेज नहीं है, लिमिटेड है। और फिर जब हम 1200 के बाद पहुंचते हैं, तो 1200 के बाद दिल्ली सल्तनत या मुगल्स को अगर हम पढ़ना शुरू करें तो काफी ज्यादा सोर्सेस है। तो वो भी एक फैक्टर्स है, क्योंकि लिमिटेड सोर्सेस होने की वजह से इंफॉर्मेशन लिमिटेड है। और एक बात और भी कहा जाता है कि जो पेपर्स हैं जिस पे चीजें होती थी, क्योंकि पहले तो इंस्क्रिप्शंस होते थे जो पत्थरों चट्टानों पे चीजें लिखते थे, फिर जब पेपर का शुरुआत हुआ इंडिया के अंदर, पेपर्स वगैरह आए, तो फिर पेपर्स में लिखना शुरू किए। तो कहने का मतलब है कि पेपर्स बहुत ज्यादा मकदार में जो पहली दफा हिंदुस्तान के अंदर शुरू हुआ, जिस पे काफी हिस्टोरियंस ने लिखना शुरू किया, तो वो आफ्टर 1200 AD, मतलब 1200 AD से पहले ज्यादा चट्टानों में, पत्थरों में इस तरह की चीजें होती थी, पेपर्स का इस्तेमाल नहीं होता था। पेपर्स थे लेकिन काफी ज्यादा कॉस्टली। तो हम कह सकते हैं कि पेपर्स जब आ गया तो पेपर्स में बहुत सारी चीजें लिखना शुरू हुआ, अबंडेंस अमाउंट ऑफ सोर्सेज होना शुरू हुआ। एक ये भी फैक्टर हो सकता है कि हम सोर्सेज के बिहाफ पे भी अर्ली और लेटर मिडिवल्स पे डिवीजंस किए। हम ये कह सकते हैं बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द पेपर्स या बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द पेपर्स, व्हाटएवर द हिस्ट्री कम्स अंडर द अर्ली मिडिवल्स इंडिया। फिर क्या हुआ कि पेपर्स आए, पेपर्स के बाद जो लिखना शुरू किया तो वो लेट मिडिवल्स हो गया। तो एक सोर्सेज के बिहाफ पे हम इसमें कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हमें समझना है कि क्या चीजें हो रही है। फर्स्ट फैक्टर तो आपने सोर्सेज समझा, ठीक है। सेकंड फैक्टर अगर यहां पे हम देखें, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। हम यहां पे कह सकते हैं एट दैट टाइम का मतलब 700 से लेके आपका 1200 AD के बीच में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स है इंडिया का। अब देखिए क्या है, जैसे हम यहाँ पे इंडिया का मैप बनाए तो आपको जैसे मालूम है कि इसके अंदर जो ज्यादा डोमिनेटेड प्लेयर्स थे जो इंडिया के अंदर उस वक्त हुकूमत कर रहे थे, जिसको हम राजपूत इंडिया भी कहते हैं, या बेसिकली जो है राजपूत की हुकूमत थी इंडिया के अंदर। तो एक प्रॉब्लम्स ये थी यहाँ पे कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा था। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब आपस में लड़ रहे थे। ये फर्क नहीं हो रहा था कि बाहर से लोग आके इन्वेड कर रहे हैं इंडिया के अंदर, बाहर का इन्वेजन हो रहा है, तो ये इतने ताकतवर नहीं थे कि उनका मुकाबला कर सके। इनकी अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है। ये केवल राजपूत में नहीं हुआ है, जब हम दिल्ली सल्तनत को देखेंगे तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, फिर मुगल्स के अंदर भी कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से ही बाहर के पावर्स इंडिया के अंदर आके कामयाब हुए या सक्सेसफुल हुए। अगर ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होता, अंदरूनी सियासत नहीं होती या परेशानी नहीं होती, तो बाहर की पावर इतनी आसानी से इंडिया पे आके अपनी हुकूमत कायम नहीं कर सकते थे, अपनी हुकूमत एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि राजपूत के अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का फैक्टर था। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब तनाव होता है, इंटरनल मतलब अंदरूनी, कि आपस में ही लड़ रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि बाहर के लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और ये हिस्ट्री में ऐसा बहुत बार हुआ, फर्स्ट टाइम नहीं था ये, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि जो ये वाला एरिया है, जैसे कश्मीर से लेके अगर हम गुजरात वाला एरिया, तो इसको हम NWF कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है। पहला अगर हम इन्वेजन देखें इस पीरियड के अंदर जो 700 से 1200 के अंदर हुआ, तो पहला इन्वेजन 712 में हुआ। आप लोग हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे इसको, 712 के अंदर, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। फर्स्ट इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम 712, ठीक है। और इन्होंने अच्छा खासा जो है सिंध का एरिया जो था पंजाब का, उस पे इन्होंने कब्जा किया। सिंध वाले जो पाकिस्तान का सिंध है उस पे उन्होंने कब्जा किया 712 में। ये लोग इतने ज्यादा नहीं थे कि इनका मुकाबला कर सके, कोशिश की लेकिन चीजें हुई नहीं, ठीक है।
712 हो गया। फिर हम जब पढ़ते हैं कि 950 AD से अगर शुरू करें और लगभग जो है 1030 मतलब कि 1030 में इंतकाल हो गया था, इसमें एक रूलर और थे जो सेंट्रल एशिया से बार बार अटैक्स कर रहे थे इंडिया में इसी टाइम पीरियड के अंदर, जिनका नाम है मोहम्मद बिन तो नहीं, मोहम्मद गजनी कहते हैं, मोहम्मद गजनी है ना, मोहम्मद नहीं कहते इसको, महमूद ऑफ गजनी कह लीजिए क्योंकि समझने में थोड़ा इजी होगा। महमूद ऑफ गजनी, महमूद बेसिकली नाम है और गजनी जो है इनके कैपिटल्स का नाम था। जैसे इंडिया का दिल्ली कैपिटल बना, वैसे ही महमूद एक रूलर से इनके जो कैपिटल का नाम था वो गजनी था। तो इन्होंने क्या काम किया कि इंडिया के अंदर मतलब 950 से इनकी शुरुआत हुई और इंडिया के अंदर 17 टाइम्स यानी 17 दफा इन्होंने इंडिया के अंदर अटैक्स किए, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट गुजरात का टेम्पल्स था जिसको आप सोमनाथ टेम्पल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये भी अटैक्स किए बार बार और ये लोग जो है इनका मुकाबला नहीं कर पाए, ठीक है। महमूद ऑफ गजनी के बाद जो थर्ड प्लेयर्स थे जिन्होंने इंडिया के अंदर जो है एक नई हुकूमत की शुरुआत की, जो सेंट्रल एशिया से अटैक्स ही नहीं किया बल्कि एक नई हुकूमत की शुरुआत की, जिसको हम कहते हैं मोहम्मद गौरी, ठीक है। गौर बेसिकली एक कैपिटल का नाम है और मोहम्मद रूलर्स, ठीक है। जैसे महमूद ऑफ गजनी की हुकूमत सेंट्रल एशिया के अंदर खत्म हुई तो फिर एक नई हुकूमत आई जिसको मोहम्मद गौरी कहते हैं। इन्होंने भी इंडिया में 7 टाइम्स अटैक्स किए, 7 दफा, और सिर्फ अटैक्स नहीं किया बल्कि इन्होंने एक नई हुकूमत की शुरुआत की इंडिया के अंदर जिसको हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत आप तो जानते हैं कि 5 हुकूमत से मिलकर दिल्ली सल्तनत है, 5 अलग अलग डायनेस्टीज से, स्लेव डायनेस्टीज, खिलजी डायनेस्टीज, तुगलक, लोधी और सैयद डायनेस्टीज। सैयद के बाद लोधी आखिरी डायनेस्टी थी, ठीक है। और ये दिल्ली सल्तनत जो है फिर जब कोलैप्स हुआ, खत्म हुई इनकी हुकूमत, तो फिर मुगल्स आए। तो मोहम्मद गौरी, अच्छा एक चीज ये है कि महमूद ऑफ गजनी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जिन्होंने 17 टाइम्स अटैक्स किया भारत में, और मोहम्मद गौरी में एक डिफरेंस है। आखिर दोनों सेंट्रल एशिया का मतलब यह है कि जो एरिया उस वक्त इराक, अफगानिस्तान, ईरान का था उसको बेसिकली सेंट्रल एशिया कहते हैं। और इंडिया के अंदर उस वक्त वेल्थ काफी ज्यादा था, दौलत काफी थी, और दूसरी बात कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं था, है ना, मतलब इतनी ज्यादा सही नहीं था जिससे जो है वो लोग ये कर सके। तो जिसके वजह से क्या हुआ, तो अगर मैं ये पूछूं कि मोहम्मद गौरी और महमूद ऑफ गजनी में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि अटैक दोनों तो सेंट्रल एशिया के रूलर्स हैं जिन्होंने भारत पर अटैक किया, एक 17 टाइम्स, एक 7 टाइम्स, ठीक है। महमूद ऑफ गजनी कभी ये नहीं सोचा कि हिंदुस्तान के अंदर अपनी हुकूमत जो इनको कायम करना है, कभी नहीं सोचा। हर दफा हिंदुस्तान को इन्होंने आया, लूटा, लूटने के बाद वापस गजनी पहुंच गए, ठीक है। मोहम्मद गौरी अलग किस्म के इंसान थे, उन्होंने इंडिया के अंदर आके अपनी हुकूमत स्थापना करने की सोची। कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी was the first ruler among these who wants to establish their empire in India, was the first ruler। और फिर यहाँ से शुरू होती है दिल्ली सल्तनत की हुकूमत। तो एक ये भी वजह रह सकते हैं कि अगर हम कहें कि डिवाइड कैसे किए, तो डिवाइड हम कह सकते हैं बेसिकली कि जो अर्ली मिडिवल्स इंडिया है इसमें सेंट्रल एशियंस लोग काफी इन्वेड किया इंडिया के अंदर, और इन्वेड करने के बाद दे लूटेड द वेल्थ एंड ट्रांसफर द वेल्थ टू देयर कैपिटल्स, ठीक है। एक ये भी हम रख सकते हैं। और शुरुआत यहां से हुई मोहम्मद गौरी से, दिल्ली सल्तनत हुई, फिर मुगल्स हुआ, तो फिर थोड़ा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो हमारा क्या हो गया, स्टेबल हो गया, इसलिए हम इसको लेटर मिडिवल्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब जैसे पढ़ें यहाँ पे हम समझते हैं कि जैसे अगर मैं इंडिया का यहाँ पे मैप बनाऊं तो एक चीज यह है कि उस वक्त अभी का जो इंडिया है उस वक्त कई कंट्रीज मिला के आज का इंडिया था, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जैसे मान लीजिए कि अफगानिस्तान हो गया, नेपाल वाला एरिया हो गया, है ना, उसके बाद जो है आपका इधर वाला जो एरियाज है बांग्लादेश भी, तो ये सब मिला के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते थे, ठीक है। साउथ इंडिया का थोड़ा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स नॉर्थ इंडिया से डिफरेंस था, जो साउथ इंडिया की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स थी वो एक डिफरेंस था, ठीक है। साउथ इंडिया के अंदर एक हुकूमत बनना शुरू हुई जो कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि आपका अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश में बना दूं कैपिटल, है ना, तो क्या हमको मुगल से काम करना है, हम इन चीजों को समझ के मुगल से आना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अगर मध्य प्रदेश बना रहे हैं तो यहाँ से जो ये वाला एरिया है पूरा, है ना,
महाराष्ट्र कह सकते हैं, उसके बाद कर्नाटका का एरिया, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, इन सब में मिला के एक नई हुकूमत यहाँ पे उभरना, साउथ इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, एक नई हुकूमत आई जिसका नाम था आपका बहमनी सल्तनत। कुछ स्टूडेंट्स काफी परेशान होते हैं कि ये कौन सी हुकूमत थी, किसने, कौन थे इसके फाउंडर। तो एक बहमनी सल्तनत जो है यहाँ पे उभरना मतलब उभरकर सामने आई, ये इस वाले एरिया पे, ठीक है। ये हुकूमत आई थी 1347 AD में, आज से लगभग 700 साल पहले, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे बहमनी सल्तनत के, इनका नाम था बेसिकली अलाउद्दीन, इसको कहते हैं, लेकिन अगर इसका फुल नाम हम देखें बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है। इसको कुछ लोग इसके टाइटल्स भी इस्तेमाल करते हैं इसको जानने के लिए, जिसको हसन गंगोही कहते हैं, हसन गंगोही। तो अलाउद्दीन बहमन शाह कह लीजिए, लोग ज्यादा इनको अलाउद्दीन कह देते हैं, लेकिन पूरा जो इसका नाम था फुल नाम अलाउद्दीन बहमन शाह, या कुछ टाइटल्स भी थे इसके हसन गंगोही। तो उन्होंने एक नई हुकूमत की शुरुआत की वहां पे, जिसको हम कहते हैं बहमनी सल्तनत। फिर बाद में ये बिखर गई, टूट गई, है ना, और फिर जो है नई हुकूमत यहाँ पे बढ़ना शुरू हुई। तो अब ये है कि ये कौन साहब थे, तो ये बेसिकली जो है अलाउद्दीन साहब जो है, ये आप जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत के अंदर एक डायनेस्टी आएगी यहाँ पे। जैसे पहला तो है आपका स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के बाद जो है आपका खिलजी डायनेस्टी, और खिलजी डायनेस्टी के बाद जो थर्ड डायनेस्टी है उसका नाम है आपका तुगलक डायनेस्टी। ये जो है थर्ड डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। स्लेव के बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, ठीक है। इसमें एक बहुत मशहूर रूलर आए थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इसको याद करने के लिए इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं MBT, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये जो साहब थे अलाउद्दीन साहब, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक जो है एम्प्लॉय के तौर पे काम करते थे इसके दरबार में, है ना। और बेसिकली ये जो है आर्मी से रिलेटेड था, जितने भी फौज वगैरह थी उसकी देखभाल करने के लिए इन्हें रखा गया था अलाउद्दीन को, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक के कंटेम्परेरी थे। फिर बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक का जमाना खत्म हुआ तो इन्होंने अपनी खुद यहाँ पे जो है कर दिया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक जब अपना कैपिटल शिफ्ट किए थे, शिफ्ट मतलब ये जब आए थे इंडिया के अंदर, तो ये कैपिटल कहाँ बनाया था, सबसे जो पहला कैपिटल था इनका इंडिया के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक का, ये था दौलताबाद। फिर इन्होंने जो है तुगलकाबाद भी अपना कैपिटल बनाया, है ना। और बनाने के बाद जो है इन्होंने क्या किया, दौलताबाद में जो है कैपिटल अपना शिफ्ट कर दिया, ठीक है। जब ये दौलताबाद मतलब जैसे मध्य प्रदेश का एरिया है, जब दौलताबाद में ये शिफ्ट कर रहे थे अपना कैपिटल, तो उस वक्त उसको जो है अलाउद्दीन को मेन आर्मी का फौज बनाया था। कौन? जो मोहम्मद बिन तुगलक थे। और फिर ये आए और आने के बाद जो है यहाँ पे आर्मी के तौर पे काम कर रहे थे। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि जो बहमनी सल्तनत है वो किसके कंटेम्परेरी है, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक या दिल्ली सल्तनत के कंटेम्परेरी था, ठीक। फिर देखिए क्या हुआ, 1347 में बहमनी सल्तनत आई। उसके बाद क्या हुआ कि एक और हुकूमत आई थी यहाँ पे, लगभग हम कह सकते हैं कि जो ये वाला एरिया है ना, जो साउथ इंडिया का एरिया है, यहाँ पे एक और हुकूमत आई थी उभर के 13-14 सेंचुरीज के अंदर। इस हुकूमत का नाम है विजयनगर। आप लोग हिस्ट्री में को पढ़ेंगे, ये है आपका विजयनगर अंपायर, ठीक है। यहाँ पे जो आया था एक विजयनगर अंपायर, ठीक। इस विजयनगर अंपायर के जो फाउंडर थे, इसका नाम बेसिकली दो भाई थे ये लोग, हरियाणा और एक है आपका हुक्का, टू ब्रदर्स, हरियाणा एंड हुक्का। इन दोनों ने मिलकर एक हुकूमत बनाई यहाँ पे, जिसका विजयनगर अंपायर है, ठीक है। फिर क्या हुआ, बाद में विजयनगर अंपायर और बहमनी सल्तनत के बीच में काफी टकराव हुई, है ना। और क्या हुआ कि बहमनी सल्तनत जो है फाइनली 1520 के बाद, यानी 1520 के बाद, 1520 के बाद जो है धीरे धीरे कोलैप्स करना शुरू किया। कोलैप्स करना शुरू किया मतलब बिखरना शुरू हो गया। और बिखरने के बाद जो है ये लोग इस पूरे मतलब साउथ इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब एक बहमनी सल्तनत नहीं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए। उसको बोलते हैं बेसिकली डेक्कन सल्तनत। मतलब
हुआ तो विजयनगर ने एक युद्ध हुआ था यहाँ पे 1520 में। 1520 में उसको बैटल ऑफ रायचूर कहते हैं। रायचूर बेसिकली एक टाउन का नाम था विजयनगर में, जहां पे ये दोनों हुकूमत आपस में भिड़ी थी, जिसमें क्या हुआ था कि विजयनगर बुरी तरह से बहमनी सल्तनत को हरा दिया था। मतलब 1520 में इस लड़ाई का नाम है आपका बैटल ऑफ रायचूर, ये जो है 1520 में, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि हारने के बाद इस लड़ाई में 1520 के बाद बहमनी सल्तनत अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो हम इसको कहते हैं कि जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुए उसका नाम है बेसिकली डेक्कन सल्तनत। डेक्कन का मतलब होता है जो मध्य प्रदेश से नीचे वाला एरिया है ना, इसको डेक्कन कहते हैं। और ये लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब उन पार्ट्स के क्या क्या नाम थे? एक हुकूमत यहाँ पे उभरना शुरू हुई जो कि कंप्लीटली अलग हुकूमत थी, जिसको कहते हैं अहमदनगर। एक पार्ट में तो ये डिवाइड हो गए, बहमनी सल्तनत अलग हो गए। फिर एक आपका यहाँ पे और पार्ट्स यहाँ पे डिवाइड हुआ जिसको कहते हैं बेरार, ठीक है। फिर एक और पार्ट्स यहाँ पे डिवाइड हुआ जिसको कहते हैं बेदार। एक है आपका गोलकोंडा और एक है बीजापुर। तो 5 पार्ट्स में बहमनी सल्तनत ब्रेकअप होके ये पूरी अलग अलग जगहों पे जो है एक्सपेंड करना शुरू किया, ठीक है। अब बहमनी सल्तनत एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर नहीं थी। बाद में क्या हुआ कि जब, क्योंकि हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो हुकूमत है, जो बहमनी सल्तनत है, ये बेसिकली जो है दिल्ली सल्तनत के कंटेम्परेरी है। आप देख रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, तो इट मींस दैट कि कंटेम्परेरी, ठीक है। 2-4 रूलर्स ने क्या किया कि 1-2 स्टेट्स को जो है यहां से कब्जा किया, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत थी। बाद में जब मुगल्स आए तो मुगल्स के टाइम में जब अकबर की हुकूमत शुरू हुई तो अकबर पहला बादशाह था मुगल के अंदर। तो हम इसको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जब हम मुगल्स इंडिया पढ़ाएंगे तो वहां पे ये सब नाम आएगा, अहमदनगर नाम आएगा, गोलकोंडा औरंगजेब के जमाने में नाम आएगा, बीजापुर नाम आएगा। तो फिर आप उस वक्त जो है इसको नहीं कंफर्म कर पाएंगे कि ये कौन सी हुकूमत थी, कब उभर के सामने आई थी और इसका मुगल से क्या रिलेशन है। तो इसलिए हम इस चीज को पहले समझ लेते हैं, फिर मुगल्स पे काम करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अकबर वाज द फर्स्ट रूलर, है ना, मुगल्स टाइम में, जिन्होंने डेक्कन सल्तनत की 3 रियासतों पे कब्जा किया। 3 स्टेट्स पे उन्होंने अपनी हुकूमत कर लिया। अहमदनगर को पूरी तरह से उन्होंने कब्जा किया, बेरार के ऊपर उन्होंने कब्जा किया और बेदार के ऊपर। केवल 2 स्टेट्स थे जहां पे अकबर नहीं हुकूमत कर पाए थे, अकबर उस दोनों स्टेट्स को नहीं कॉन्कर कर पाए थे, एक गोलकोंडा और बीजापुर। फिर जब औरंगजेब का हुकूमत शुरू हुआ तो औरंगजेब अपनी हुकूमत में पहला जो टारगेट था कि हम गोलकोंडा बीजापुर को अपनी हुकूमत में शामिल करें। तो गोलकोंडा बीजापुर के ऊपर उन्होंने कब्जा किया और एक हुकूमत जहां पे उभरना शुरू हुई थी तो शिवाजी की हुकूमत, मराठा जिसको कहते हैं मराठा। तो औरंगजेब का 2 ही टारगेट था, एक तो मराठा था और दूसरा गोलकोंडा बीजापुर। तो कहने का मतलब है कि अकबर या मुगल्स के दौर आते आते पूरी डेक्कन सल्तनत पे मुगल्स की हुकूमत कायम हो गई थी और अब डेक्कन सल्तनत था ही नहीं वहां पे, क्योंकि मुगल से कब्जा हो गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब शुरुआत बहमनी सल्तनत से हुई। बहमनी सल्तनत का विजयनगर से कॉन्फ्लिक्ट हुआ बैटल ऑफ रायचूर 1520 में, जिसमें क्या हुआ कि बहमनी सल्तनत 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। उन पार्ट्स के नाम यहाँ पे है। फिर जब मुगल्स की शुरुआत हुई इंडिया के अंदर, या मुगल्स की हुकूमत आई, तो अकबर पहला बादशाह था जिन्होंने डेक्कन सल्तनत की 3 रियासतों में कब्जा कर लिया। और फिर बाद में जब औरंगजेब आए तो औरंगजेब आने के बाद बाकी के 2 स्टेट्स पे इन्होंने अपनी कब्जा कर लिया। तो फाइनली डेक्कन सल्तनत की कहानी खत्म हो गई। इसका अलग टॉपिक बनेगा, इसमें बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूं बहमनी सल्तनत कब बनाई गई थी? 1347 में। कौन थे इसके फाउंडर? अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह कौन थे? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, है ना, दिल्ली सल्तनत की जो तीसरी डायनेस्टी थी, तीसरी वंश थी, उसका एक रूलर है मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, ठीक है। इसके दरबार में एम्प्लॉय थे, काम करते थे और बेसिकली कमांडर थे वो आर्मी के, फौज के। तो ये इसकी कहानी रही, ठीक है। अब देखिए विजयनगर अंपायर के जो फाउंडर थे, इसका नाम है हरियाणा एंड बुक्का। बहुत मशहूर अंपायर थी। अगर कहा यह जाए कि साउथ इंडिया के अंदर हमें लेटर मिडवल्स को, क्या आप 2 ही पार्ट्स में काम कर रहे हैं, अर्ली मिडवल्स और लेटर मिडवल्स, तो आपसे अगर ये कहा जाए कि जो लेटर मिडवल्स है, जो बाद वाली हुकूमत है, साउथ इंडिया के अंदर सबसे कामयाब और सबसे सक्सेसफुल कौन सी हुकूमत रही? तो एक काफी अच्छी हुकूमत विजयनगर, क्योंकि इन्होंने लगभग 200-250 साल तक हुकूमत की। जिस तरह से नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है मुगल्स ने हुकूमत किया या दिल्ली सल्तनत ने हुकूमत, सेम यही पोजीशन जो है विजयनगर अंपायर की भी साउथ इंडिया के अंदर थी। काफी जो है मतलब स्ट्रॉन्ग अंपायर थी, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये समझना है कि विजयनगर अंपायर भी जो है एक जमाने में, क्योंकि कोई भी हुकूमत है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी वक्त जो है वो कोलैप्स करती है, डिक्लाइन करती है। तो अगर हम ये पढ़ें
कि विजयनगर अंपायर क्या था और कितने स्ट्रॉन्ग थे। जैसे यहाँ पे विजयनगर और इनके दोनों जो फाउंडर हैं हरियाणा एंड बुक्का है, ठीक है। ये हुकूमत शुरू हुई थी लगभग 13-14 सेंचुरीज के अंदर, जो इनके फाउंडर थे। इसका जो कैपिटल था, एक शहर है हैम्बी, है ना, ये इसका कैपिटल था। जैसे दिल्ली के अंदर होता है ना रेड फोर्ट है आपका कैपिटल, या फतेहपुर सीकरी अकबर के दरबार में बना था, हम्पी कैपिटल था विजयनगर का, ठीक। फिर क्या हुआ, अच्छा इसके बारे में इंडियन हिस्टोरियन तो लिखे ही हैं उस जमाने में, लेकिन कुछ जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, बाहर के ट्रैवलर्स आए थे, जो बाहर से आए, बाहर से आने के बाद इंडिया के अंदर विजिट किए, विजिट करने के बाद जो है उन्होंने बहुत कुछ लिखा और खास तौर से पूरा विजयनगर के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो उस हिस्टोरियन के जरिए जो है आप पढ़ सकते हैं, उसका नाम है अब्दुल रज़्ज़ाक समरकंदी। अब्दुल रज़्ज़ाक समरकंदी। समरकंदी जो है ना जगह का नाम है, जब बाबर पढ़ेंगे तो समरकंद आएगा, वहां पे आपको समझाएंगे। समरकंद बेसिकली अफगानिस्तान, इराक, ईरान वाले एरियाज में है ना, काफी प्रॉस्पेरस मतलब बहुत फर्टाइल एरिया है समरकंद। तो वहां के एक हिस्टोरियन थे, फॉरेन ट्रैवलर थे, जिसका नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक। जब अब्दुल रज़्ज़ाक समरकंदी इंडिया पहुंचे तो तब तक विजयनगर पूरी तरह से खत्म हो गई थी, लेकिन वो लोग फॉरेन ट्रैवलर्स थे, वो लोग विजिट करते थे। जैसे इब्न बतूता थे ना, आए इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे घूमे, उसका जो कुछ भी देखा उन्होंने लिखा। अल बैरूनी भी ऐसे ही था। तो बाहर के लोग आते थे, देखते थे, जो उसको इंटरेस्टिंग फैक्ट लगता था वो लोग अपनी किताबों में शामिल करते थे। तो जब अब्दुल रज़्ज़ाक पहुंचे समरकंद से इंडिया, तब तक विजयनगर पूरी तरह से खत्म हो गई थी, कोलैप्स कर गई थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने जब वहां पे खड़े होकर तब पूरे विजयनगर को देखा, क्योंकि कोलैप्स कर गई थी, सिर्फ कुछ इमारतें थी बची हुई, तो अपने किताब में सब चीजों को लिखा। तो अभी अगर सबसे अच्छा विजयनगर का हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन किनकी किताब में मिलता है, सबसे अच्छा कौन विजयनगर के बारे में लिखा है, सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन किसने दिया है, तो वो अब्दुल रज़्ज़ाक समरकंदी है, जो विजयनगर को काफी विस्तार से लिखा है और बहुत कुछ लिखा है, और पूरी अपनी जो है किताब के अंदर शामिल किया कि कैसी हुकूमत थी उस जमाने में, क्या क्या विजयनगर के अंदर हो रहा होगा, एक जो है अंदाज उन्होंने पूरा विस्तार से इसे लिखा। और ये लगभग हम कह सकते हैं कि 200 से लेकर 250 इयर्स साउथ इंडिया के अंदर इन्होंने हुकूमत की, मतलब अच्छे खासे टाइम पीरियड के अंदर, ठीक। एक बात यह है कि जब इतनी मजबूत हुकूमत थी तो फिर कैसे कोलैप्स कर गई, कब कोलैप्स कर गई, ठीक है, मतलब कैसे जो है खत्म हो गई। अच्छा विजयनगर का एरिया क्या था, विजयनगर का एरिया जो ये वाला एरिया है ना आपका पूरा, मतलब इसमें कौन सा स्टेट आ जाएगा, तो कर्नाटका का स्टेट आ जाएगा, आंध्रा का कुछ हिस्सा आ जाएगा, तमिलनाडु, और ये जो पोर्शन है आपका केरल के अंदर हुकूमत नहीं हुई थी, ये पूरा जो है विजयनगर। यहाँ पे एक नदी फ्लो करती है, दो नदी है बेसिकली यहाँ पे इस साउथ इंडिया के अंदर, एक का नाम है कृष्णा, आप लोग जानते हैं कृष्णा रिवर, और एक नदी है कावेरी, ठीक है। तो कृष्णा एंड कावेरी के ही आसपास जो है विजयनगर की हुकूमत कायम हुई थी, एस्टैब्लिश हुई थी, और उसके अंदर जो सोर्स ऑफ वाटर था कि पानी कहां से आएंगे, इसी रिवर से इन लोगों को मिलता था, कावेरी एंड कृष्णा रिवर, है ना, ठीक है। इसको दोआब कहते हैं। दोआब मतलब क्या होता है कि बेसिकली दो नदी के बीच में जो कोई सेटलमेंट होता है, वो सेटल होते हैं, उसे दोआब कहते हैं, ठीक है। जैसे मेसोपोटामियन हिस्टोरियन में है, जो फ्रेट्स एंड टिग्रीज पढ़ते हैं ना, दजला फरात, दो नदी के बीच में जो वहां पे उभरना शुरू हुई थी, उस हुकूमत को मेसोपोटामियन कहते हैं, इराक में जो हुकूमत थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे कि ये कब कोलैप्स की, इसके अंदर क्या चीजें हैं, तो एक टाइम लाइन यहाँ पे आपको समझना है। 1565 मतलब 1565 एडी में एक लड़ाई हुई थी साउथ इंडिया के अंदर, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ तालीकोट, ये मशहूर है। बैटल ऑफ तालीकोट, ठीक है। और इस बैटल ऑफ तालीकोट में जो है पूरी तरह से विजयनगर की जो हुकूमत है वो खत्म हो गई थी, कोलैप्स कर गई थी। बैटल ऑफ तालीकोट 1565 में, हम पढ़ेंगे इसको कभी विस्तार से, लेकिन फिलहाल अभी समझ लीजिए कि ये कोलैप्स जो किया वो 1565 में। और 1565 में अगर देखें तो 1565 में कौन हुकूमत कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर साहब, क्योंकि 1556 से इनकी हुकूमत शुरू हो गई थी। तो इतनी बात आप समझ लीजिए, क्योंकि हम मुगल्स पे काम करेंगे तो ये कुछ वर्ड्स यहाँ पे आएंगे, कुछ स्टेट्स के नाम आएंगे, तो आपको समझने में आसानी होगी, आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर हम एक वर्ड में ये बताएं कि हमने क्या क्या चीज अभी आप समझा, तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे बहमनी सल्तनत को विस्तार से हमने समझा, ठीक है। फिर हम ये कि बहमनी सल्तनत जब कोलैप्स कर गई, डिक्लाइन कर गई, तो 5 अलग अलग वहां पे डायनेस्टी उभर के सामने आई, 5 डायनेस्टी। उस 5 डायनेस्टी
जो वहां पे रूल्स कर रहे थे, उस एरिया को हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं डेक्कन सल्तनत, ठीक है। और इसमें आपने पांचों के नाम पढ़े, बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश, खानदेश तो नहीं है वो, विरार का हिस्सा था, विरार, बीजापुर और आपका जो है अहमदनगर, तो ये जो है 5 स्टेट्स बनना शुरू हुए। फिर एक हुकूमत हमने वहां पे साउथ इंडिया के अंदर डिस्कस किया, विजयनगर हुकूमत, जिसके फाउंडर हरियाणा गुप्ता। तो विजयनगर अंपायर आए और आने के बाद क्या हुआ कि 1565 में फिर एक लड़ाई हुई, बैटल ऑफ तालीकोट, और जिसमें से विजयनगर पूरी तरह से खत्म हो गई। अच्छा एक चीज है कि जब ये सारी हुकूमतें खत्म हुई, चाहे आप कह रहे कि बहमनी खत्म हो गया, डेक्कन बना, डेक्कन का, तो फिर कौन कौन हुकूमत बनना शुरू हुए, तो जो नई हुकूमत वहां पे उभरना शुरू हुआ, एक तो मुगल्स आके वहां पे रूल शुरू किए साउथ इंडिया के अंदर, है ना। फिर मुगल से पहले ऑलरेडी वहां पे जो है मराठास हुकूमत कर ही रहे थे महाराष्ट्र के अंदर, तो ये नई हुकूमत थी वहां पे, इसके बाद उभरना शुरू हुए मुगल्स एंड मराठास। मतलब अगर आप सही से समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कौन पहले आए, किनके साथ किनकी लड़ाई हुई, है ना, हम इसको विस्तार से समझ सकते हैं। अगर कोई भी आपसे ये पूछे कि 16 जो एंशिएंट इंडिया का टाइम पीरियड है, वो डेट लाइंस में क्या हम लिखेंगे कि कहां तक हम एंशिएंट इंडिया मान सकते हैं, तो एक मैं यहाँ पे डेट लाइंस लिखता हूं 1647 AD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1647 में ये माना गया है कि जो प्राचीन भारत का चैप्टर है, जो एंशिएंट इंडिया का चैप्टर है ना, हिस्ट्री के अंदर, वो यहाँ पे पूरी तरह से क्लोज हो गया, ठीक है। और फिर 1647 के बाद इंडिया के अंदर न्यू डेवलपमेंट शुरू हुए, है ना, न्यू डेवलपमेंट शुरू हुए, और फिर जो है नई नई चीजें हुई, सेंट्रल इन्वेजन हुआ, राजपूत हुकूमत आए, तो हमारा जो है मिडिवल इंडिया शुरू हो गया, फिर अर्ली मिडिवल्स आया और बाद में जो है लेटर मिडिवल्स, ठीक है। लेकिन ये है कि 1647 में ऐसा क्या हुआ था कि हम इसको एंशिएंट इंडिया का क्लोजिंग चैप्टर मानते हैं। बेसिकली एक रूलर है, प्राचीन भारत का सबसे मशहूर रूलर भी माना गया है इसको, है ना, इसका नाम है हर्षवर्धन, एज ऑफ हर्षवर्धन, है ना। हर्षवर्धन बहुत मशहूर रूलर थे और इनकी जो कैपिटल थी उत्तर प्रदेश में कन्नौज एक जगह है, जहां इनका कैपिटल था कन्नौज। तो हर्षवर्धन तक, गुप्तास के बाद जो है हर्षवर्धन का जमाना आया, और गुप्तास इससे पहले था, गुप्तास के बाद हर्षवर्धन का जमाना आया, और हर्षवर्धन ने बहुत अच्छी सी हुकूमत की और पूरे इंडिया को, लगभग नॉर्दर्न इंडिया को उन्होंने पूरी यूनाइट करके रखा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 647 में जब हर्षवर्धन का इंतकाल हो गया, जब उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद जो चैप्टर्स हैं या जो डेवलपमेंट्स हैं इंडिया के अंदर, वो नई नई तरीके के डेवलपमेंट शुरू हुए, सेंट्रल इन्वेजन हुआ, सेंट्रल एशियन इन्वेजन हुआ, और फिर जो है हम कह सकते हैं कि ये फिर पूरी एक अलग सी कहानी है। एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी जब हम ये समझते हैं ना या देखते हैं कि एक हम पढ़ते हैं कि एंशिएंट इंडिया है, और फिर पढ़ते हैं कि मिडिवल इंडिया हो गया, और फिर पढ़ते हैं कि मॉडर्न इंडिया हो गया, ठीक है। मालूम है ऐसा क्या है कि एंशिएंट से हम मिडिवल आ गए, तो क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूटी होती है हिस्ट्री के अंदर, केवल समझने के लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली ना इसमें कुछ डिफरेंसेस को देखते हुए हम इसके अंदर डिमार्केट करते हैं। डिफरेंसेस का मतलब कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है। मान लीजिए कि एंशिएंट इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स मौजूद था इंडिया के अंदर, वैसा मध्यकालीन शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। कल्चरल इंडिया डिफरेंस होता जा रहा है, सोशली डिफरेंस होता जा रहा है, इकोनॉमिकली डिफरेंस होता जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस टाइमलाइन से यहाँ पे पहुंचते हैं, तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो पहले से अलग डेवलपमेंट्स हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिवाइड किए हैं। तो कह सकते हैं कि एक सोशल इंडिया जो एंशिएंट इंडिया का टाइम है वो बिल्कुल अलग है, या अगर हम इकोनॉमिकल इंडिया मान लेते हैं कि उस वक्त की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसे थी, और फिर जो 700 से आई अर्थव्यवस्था वो कैसे थी। तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, कल्चरल डेवलपमेंट टाइम टू टाइम होती आती है। ये कभी भी एक जैसी चीजें नहीं होती है, या कभी भी ये कांस्टेंट नहीं होती है, स्टैग्नेंट नहीं होती, थ्योरी भी नहीं होती, ये वक्त के साथ साथ डेवलप करते हैं। तो हम इसी डेवलपमेंट को यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पे, हम ये जानते हैं कि मुगल से जस्ट पहले जो हुकूमत है वो बेसिकली दिल्ली सल्तनत की हुकूमत है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का अगर एग्जैक्टली हम माने तो 1206 से मानते हैं इसको, ठीक, 1206 से 1526, क्योंकि 1526 के बाद इंडिया के अंदर मुगल्स पहुंचे। दिल्ली सल्तनत जो है वो बेसिकली 5 अलग अलग हुकूमत से मिलकर बनी,
पहला आप जानते हैं स्लेव डायनेस्टीज। स्लेव डायनेस्टीज के कई नाम हैं, इसका अलग भी हम बनाएंगे एक वीडियो पूरा दिल्ली सल्तनत के ऊपर। इसको ममलूक डायनेस्टीज भी कहते हैं, गुलाम वंश भी कहते हैं, अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। फिर आपका एक यहाँ पे जो है खिलजी डायनेस्टी, जस्ट इसके बाद। फिर खिलजी के बाद अगर हम बात करें तो तुगलक डायनेस्टी, फिर इसके बाद हम बात करें तो सैयद डायनेस्टी। मतलब 5 अलग अलग वंश ने मिलकर जो है और दिल्ली सल्तनत की हुकूमत जो है कायम की। और सबसे लास्ट जो है बेसिकली आपका है लोधी डायनेस्टी, जिसकी कॉन्फ्लिक्ट जो है मुगल्स इंडिया के साथ हुई या बाबर के साथ हुई। तो सबसे जो लास्ट है वो है लोधी डायनेस्टीज, क्योंकि लोधी डायनेस्टीज 1526 में जो बाबर इंडिया के अंदर इन्वेड कर रहे थे या बाबर की हुकूमत शुरू हो रही थी, तो उस वक्त इंडिया के अंदर लोधी डायनेस्टी की हुकूमत थी। हम इसको पढ़ेंगे विस्तार से, इस पे बेसिकली अलग से टॉपिक बनेगा, क्योंकि आज मुगल संपायर है पढ़ाना, हम केवल समझा रहे हैं कि बैकग्राउंड क्या होना चाहिए इस चीज को समझने से पहले, ठीक। चलिए ये इंडिया का हमने मैप बना दिया रफली समझने के लिए, ठीक है। जस्ट यहाँ पे अगर कश्मीर वाला हिस्सा माने तो यहाँ पे एक देश है अफगानिस्तान, क्योंकि अगर हम कहें कि हमारे जो आसपास के कंट्री हैं जिससे इंडिया की बॉर्डर शेयर होती है, तो उसमें से अफगानिस्तान भी है। तो कश्मीर में अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा इंडिया के साथ शेयर करते हैं, जैसे नेपाल है, नेपाल की बॉर्डर से पाकिस्तान है, तो वैसे अफगानिस्तान की बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ शेयर होती है, बहुत कम इसमें है ना एरियाज पे कश्मीर के अंदर, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान से थोड़ा सा आगे जाए हम यहाँ पे, तो एक और देश है यहाँ पे जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। ये सब सेंट्रल एशिया वाले हिस्से, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान है ना, ये सब सेंट्रल एशिया है, क्योंकि ये तो आपका इंडिया साउथ ईस्ट एशिया हो गया, एशिया में साउथ ईस्ट में, ठीक है। ये सब जो है आपका सेंट्रल एशिया हो गया, जैसे उज्बेकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। इंडिया के अंदर जो आपने देखा कि दिल्ली सल्तनत में जो लास्ट हुकूमत थी जिसको लोधी डायनेस्टी कहते हैं, तो लोधी डायनेस्टी के अंदर 2 व्यक्ति का मेन नाम है। एक का नाम है आपका सिकंदर लोधी, ठीक है। और सिकंदर लोधी का इंतकाल जो है 1517 में हो गया, 1517 AD में जो इंतकाल कर गए, ठीक है। सिकंदर लोधी के बाद जो नेक्स्ट रूलर है वो आया आपका इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 1570 से शुरू हुआ और 1526 में तो बाबर पानीपत के मैदान में इनको बुरी तरह से हरा दिया, ठीक है। तो इब्राहिम लोधी जो है 1517 से 1526 है, ठीक। उस वक्त क्या होता था ना, अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो मेन रूलर होते थे एक गवर्नर अपॉइंट करते थे, है ना। और उस गवर्नर जैसे आज क्यों है ना, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, फिर अलग अलग स्टेट्स के सीएम हैं, फिर गवर्नर है, तो उस जमाने में भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उसी अंदाज का। तो इब्राहिम के सिकंदर लोधी तो इंतकाल कर गए 1570 में। इब्राहिम लोधी ने एक गवर्नर अपॉइंट किया पंजाब के एरिया में, कह सकते हैं कि जो हमारा पंजाब वाला एरिया है, पंजाब मतलब यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, ठीक है। तो पंजाब के अंदर उन्होंने एक गवर्नर अपॉइंट किया जिनका नाम है दौलत खान, ये पंजाब के गवर्नर थे, ठीक है। इब्राहिम लोधी और दौलत खान के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं थे, हमेशा इन दोनों के बीच में तनाव या तकरार का माहौल था, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। और दौलत खान ये चाह रहे थे कि इब्राहिम लोधी को हटा के उनकी हुकूमत शुरू हो जाए। गवर्नर भी है तो जाहिर सी बात है चाहेंगे कि ज्यादा रिसोर्सेज पे कंट्रोल हो, वेल्थ ज्यादा हो, सब मतलब उस वक्त होते ही थे इस तरह, है ना, ठीक है। तो दौलत खान और इसके बीच में हमेशा जो है एक तनाव का झड़प थी, जो इब्राहिम लोधी थे बनते नहीं थे और पंजाब के गवर्नर थे। नाम इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इंडिया में एंटर करने के लिए पंजाब उस वक्त मेन गेटवे था। अगर आपने पंजाब के एरिया पे कंट्रोल्स कर लिया तो धीरे धीरे इंडिया की तरफ आप बढ़ सकते हैं। अगर वहीं आपको रोक दिया जाए तो फिर आप इंडिया की तरफ नहीं मूव कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में एंटर करने के लिए हरियाणा जो है पानीपत का मैदान मशहूर था, क्योंकि यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पे पानीपत है। तो इफ यू वांट टू कैप्चर द दिल्ली देन यू मस्ट हैव टू एंटर इन हरियाणा एंड फर्स्टली यू कॉन्कर हरियाणा देन यू मूव टुवर्ड्स द दिल्ली। तो अगर आपको हरियाणा पे ही कोई रोक दे कि दिल्ली इज कैपिटल है इंडिया की, तो फिर आप कैसे दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो जो गेटवे होता था ना, जहां से मेन एंट्री होती थी,
वहां पे रोकना बहुत जरूरी था, जो कि अच्छा अगर दौलत खान इनसे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ के जो लोग आना चाहेंगे तो हो सकता है कि उनके लिए वो खोल दे दरवाजा कि आप आके इंडिया पे अटैक कीजिए ताकि इनकी हुकूमत खत्म हो जाए, अपनी हुकूमत हम शुरू कर दें। ठीक, ये थी इसमें। अच्छा एक और भी राजा है, क्योंकि सुनिए इस बात को सारे हिस्टोरियंस अपने किताब में नहीं लिखे हैं, कुछ कुछ हिस्टोरियंस हैं, कुछ लिमिटेड हिस्टोरियन जिन्होंने जो है ये बात लिखा है कि उस वक्त जो है एक राजा था जिसका नाम है राणा सांगा। ये राजस्थान में एक जगह है मेवाड़, है ना। तो वहां पे जो है इनकी हुकूमत थी। ये बेसिकली राणा सांगा जो है एक राजपूत रूलर थे, मतलब पूरे इंडिया के अंदर नहीं, जैसे मिसाल के इब्राहिम लोधी तो सेंट्रल हुकूमत थी, तो राणा सांगा सिर्फ मेवाड़ के अंदर हुकूमत कर रहे थे जो कि राजपूत रूलर थे। ये भी चाह रहे थे कि यहाँ पे जो है इनकी हुकूमत खत्म हो जाए, तो इनका भी जो है इब्राहिम लोधी के साथ एक तरह से तनाव था, कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि वो क्षेत्रीय थे, रीजनल थे, तो एक कॉन्फ्लिक्ट है इनका भी है। फिर हम अगर कुल मिला के बात समझाने की कोशिश आपको करें तो ये मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया का उस वक्त पॉलिटिकल स्ट्रक्चर 1517 से 1526 के बीच में स्टेबल नहीं थी। कोई भी चाहता तो अपनी हुकूमत यहाँ पे कायम कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त इतना ज्यादा यूनिटी नहीं थी इंडिया के अंदर, सब आपस में लड़ रहे थे। ठीक, तो ये कहानी जो है हम इंडिया का यहाँ तक इसको रखते हैं। फिर हम थोड़ा देखते हैं कि सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब एरियाज में क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि अगली जो हुकूमत होगी, अगला जो रूलर होगा जो राज करेगा इंडिया के अंदर, वो यहीं से इंडिया पहुंचेंगे। हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे क्या चीजें हो रही है। उज्बेकिस्तान जो है वो एक देश का नाम है, ठीक है। उज्बेकिस्तान के अंदर एक जगह है फरगना, या जो है आप स्पेलिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में है, किंतु ट्रांसलेशन में फर्क हो गया है ना, फरगना या फरगना। ठीक, यहाँ पे एक छोटा सा शहर है फरगना, इसके अंदर स्टेट्स के अंदर अंदीजान, यहाँ पे एक जगह है ना, ये मेन देश हो गया, उसके अंदर एक स्टेट्स हुआ और उसके अंदर एक छोटा सा कस्बा या शहर है अंदीजान। ठीक है, इस फरगना में, क्योंकि फरगना मेन वैली है ना, यहाँ पे एक रूलर थे उस जमाने में, मतलब वही 1516 के अंदर, जिनका नाम है उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। अब ये उमर शेख मिर्जा कौन है? तो उमर शेख मिर्जा जो है कह सकते हैं कि ये फादर हैं किनके? बाबर के। जो बाबर इंडिया में पहुंचेंगे उनके फादर हैं उमर शेख मिर्जा। ये फरगना के अंदर अपनी हुकूमत कायम की, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इनका इंतकाल हो गया, ये डेथ कर गए फरगना में, है ना, ठीक है। अब जब डेथ किया तो ये कई भाई से थे, इनके बहुत सारे भाई थे। तो अब क्या हुआ कि इनके जो भाई लोग थे तो वो ये सोचे कि फरगना के अंदर अब हुकूमत इनकी भाइयों की हो जाएगी, वो पूरा फरगना उनको मिल जाएगा, क्योंकि अब उमर शेख मिर्जा तो इंतकाल कर गए। इसी बीच में क्या हुआ कि 1483 में बाबर साहब की पैदाइश हुई, ठीक है। 1483 में बाबर आया, ठीक। और ये जो इंतकाल किए शेख उमर मिर्जा, ये आपका 1492 के आसपास, और ये पैदा हुए 83 में, मतलब कितने साल हो गए? लगभग 9-10 साल, ठीक है। 7 years और 2 years, इट मीन दैट अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 years। तो जब ये इंतकाल किए उमर शेख मिर्जा, तो बाबर ओनली जो है कितने साल के थे? 9 years। अब क्या है कि इतने कम उम्र में ये फरगना के रूलर कैसे बन सकते हैं, एक समस्या भी यहाँ पे, ठीक है। और इनके जो अंकल थे यहाँ पे, जितने भी उमर शेख मिर्जा के भाई थे या बाबर के अंकल थे, वो ये चाह रहे थे कि फरगना के अंदर जो है उनकी हुकूमत कायम हो जाए। अब क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद फाइनली बाबर को फरगना छोड़ने पे मजबूर किया, और बाबर उसको, अंकल लोग काफी परेशान किए, और बाबर जो है वो फिर वहां से निकल गए और इधर उधर भटकते हुए जो है अपना वो टाइम स्पेंड करना शुरू किया, ठीक है।
अब ये चीज अगर यहाँ पे मैं ये कवर करना चाहूँ कि फाइनली क्या हुआ कि 1506 में यानी 1506 एडी में बाबर भटकते हुए पहुंचे कहां? काबुल। 1506 में काबुल के ऊपर कब्जा किया वो अपने कुछ फौज के साथ, और फिर अपना डेरा बना लिया काबुल 1506 में। और काबुल से ही वो सब चीजों को वॉच कर रहे थे, और ये बाबर चाह रहे थे कि थोड़ा स्ट्रेंथ हो जाए, ताकत हो जाए, है ना, फौज मजबूत हो जाए, तो वापस हम जो है फरगना में जाके अपनी हुकूमत शुरू करेंगे, क्योंकि उनके जो है बाप का और जो है फादर का एरिया था, तो उस पर उनकी हुकूमत शुरू होनी चाहिए। अंदर को गलत तरीके से उससे उन्होंने कबूल किया, ठीक है। तो अगर जैसे हम यहाँ पे इंडिया का मैप बनाया आपको, तो ये वाला जो हिस्सा है अफगानिस्तान का है, और यहाँ पे जो उज्बेकिस्तान है। तो जब उज्बेकिस्तान में था तो इंडिया काफी दूर में था, इतने ज्यादा कोई ध्यान दे नहीं रहे थे, लेकिन जब काबुल पे पहुंचे तो इंडिया बहुत करीब था। अब हर चीज जो है बाबर साहब वो देख रहे थे कि क्या चीजें हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, क्योंकि अब बहुत पास में था, कश्मीर वाला एरिया तो शेयर कर ही रहे हैं अभी बॉर्डर, तो मतलब बहुत नियर आ रहे थे। अब यहाँ से इंडिया के अंदर वो आराम से देख सकते थे। साथ में ये भी चाह रहे थे बाबर के वापस हम जाके फरगना के ऊपर अपनी हुकूमत कायम करें। तो एक सिचुएशन यहाँ पे ये भी पैदा हुआ, ठीक। अगर हम बताएं कि बाबर साहब जो है कौन है, ठीक है, आप जानते हैं कि ये शेख उमर मिर्जा के बेटे थे। ये बेसिकली दो फैमिली से ताल्लुक रखने वाले थे, दो खानदान से। एक काफी मशहूर थे ना, जिसको तैमूरी डायनेस्टी कहते हैं। तैमूर बादशाह बहुत मशहूर था, है ना। अब कहने का मतलब है कि 15 तो नहीं कह सकते, थोड़ा पीछे 13-14 सेंचुरीज के अंदर अगर सेंट्रल एशिया के अंदर सबसे ज्यादा हुकूमत स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी, तो वो बेसिकली तैमूरी हुकूमत। जिस तरह से इंडिया के अंदर मुगल्स थे ना 1526 के बाद, तो सेम वैसे ही उस वक्त तैमूरी डायनेस्टी थी, और इन्होंने बहुत बार इंडिया पे भी अटैक्स किए थे। ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे अटैक्स कर रहे थे, तो ये बहुत मशहूर बादशाह थे तैमूरी डायनेस्टी। फिर एक और हुकूमत थी जो तैमूरी डायनेस्टी के कंटेम्परेरी ही था सेंट्रल एशिया के अंदर 13-14 सेंचुरीज के अंदर ही, वो है बेसिकली आपका चंगेज खान। ऐसे भी लिखते हैं इसको, और स्पेलिंग में जो है आपका चंगेज खान। ट्रांसलेशन में होता है ना, ट्रांसलेट करते हैं पर्शियन से इंग्लिश में, उर्दू में, तो ट्रांसलेशन में सब बदल जाते हैं। तो चंगेज खान ऐसे भी लिखते हैं, चंगेज खान ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो चंगेज खान भी जो इसके कंटेम्परेरी थे। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर इंडिया के अंदर दिल्ली सल्तनत की हुकूमत है नॉर्थ के अंदर, तो उसके कंटेम्परेरी मजबूत कौन था साउथ इंडिया के अंदर? तो विजयनगर, क्योंकि विजयनगर उसी टाइम पीरियड के अंदर। तो सेम तैमूरी डायनेस्टी के कंटेम्परेरी थे चंगेज खान, जो कि बहुत स्ट्रांग थे। बाबर के जो फादर की जो शादी है, यानी हम पेरेंट साइड से अगर कहें तो वो तैमूरी डायनेस्टी से। तो बाबर का जो है तैमूरी जो है पैटर्नल है। पैटर्नल का मतलब होता है कि मतलब जो बाप है, फादर साइड है इनके, वो तैमूरी खानदान से ताल्लुक रखने वाले थे, पापा, ठीक है। और अगर मैटरनल का है मतलब मदर के साइड से, तो मदर के साइड से बाबर ताल्लुक रखने वाले थे चंगेज खान, यानी मम्मी इनकी जो है वो चंगेज खान के औलादों में से थी, और पापा जो है इनके तैमूरी खानदान के औलादों में से थे। अब सुनिए कि दोनों अपने आप में काफी मशहूर बादशाह, काफी लड़ाकू बादशाह, और दोनों के खून को अगर मिला दिया जाए तो बाबर की पैदाइश, तो अपने आप में जो है। अब देखिए क्या है ये कि, और इसका अगर मैं बताऊं ना कि बाबर का अगर मैं मान लूं कि अगर इसको अगर उर्दू में लिखा जाए तो बाबर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। पर्शियन वर्ड में बाबर का जो मतलब होता है वो होता है टाइगर। अगर हम पर्शियन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि पर्शियन में बाबर को क्या बोलते हैं, तो इसका जो मीनिंग होता है वो टाइगर होता है। टाइगर कहते हैं, देखिए दोनों की ताल्लुक है ना, ठीक। अच्छा, अब ये हुआ कि ये दोनों जो है, या चंगेज खान या ये जो है, इन दोनों को अगर मिला के बताएं तो ये लोग बेसिकली जो है मंगोल एम्पायर कहलाते थे। मंगोल्स सेंट्रल एशिया के अंदर, मंगोल चाइना के ऊपर वाला जो एरिया, वहां पे डेवलपमेंट हुई थी, जिसको मंगोल कहते हैं, ठीक है। अब यह है कि मुगल्स कौन है फिर, तो मंगोल का ही एक ब्रांच है मुगल्स, ये आप याद रखिएगा। मतलब वहां पे तो मंगोल्स कहते थे, लेकिन मंगोल का एक ब्रांच इंडिया में आए, और इंडिया में आए थे तो उनको हम क्या कहें, मुगल्स कहें। वो लोग मंगोल नहीं तो मुगल्स हो गए। इसमें अल्फाज में भी फर्क है, गाफ गईल का फर्क है,
कि उर्दू में ये चीजें नहीं होती है, पर्शियन से देखो ट्रांसलेट हो गए तो गाफ से गैन हो गया, उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। लेकिन उसका ही हम कह सकते हैं कि मंगोल एम्पायर का एक ब्रांच जो है वो मुगल्स कहलाता है, जो इंडिया के अंदर शामिल हुए। ठीक है, मंगोल हुकूमत ना सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा मशहूर थे, ये इतने मशहूर थे कि सऊदी अरब के कुछ हिस्से को भी अपने कब्जे में ले लिया था। चाइना के ऊपर वाला जो एरिया है ना, वहां पे इनकी डेवलपमेंट शुरू हुई थी और काफी खूंखार हुकूमत थी ये। ठीक, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब मुगल्स इंडिया पहुंचे या बाबर इंडिया आए, तो मुगल्स अपने आप को कौन से खानदान कहलवाने में पसंद किए? तो बाबर कभी भी अपनी जो मदर साइड वाली हुकूमत है जैसे चंगेज खान, वो खुद को चंगेज खान की औलाद कहने में फख्र नहीं महसूस करते थे। वो बेसिकली ये बेहतर समझते थे कि हमारे ताल्लुकात जो है वो किसकी साथ है, तैमूरी खानदान से, मतलब ये गर्व महसूस करते थे, है ना, प्राउड महसूस करते थे कि हम लोग जो है तैमूरी खानदान से, और इंडिया के अंदर भी अपने आप को तैमूरी खानदान का ही देखते थे वो लोग। और जो आपका है ना कि जो चंगेज खान वाला है, उन पे वो लोग इतना ज्यादा नहीं करते थे। तो इसकी वजह ये है कि व्हाई बाबर कॉल देमसेल्फ, है ना, डिसेंडेंट या एंसेस्टर्स ऑफ द तैमूरी डायनेस्टी, व्हाई नॉट द चंगेज खान डायनेस्टी? क्यों ऐसा? चंगेज खान की औलाद कहना क्यों नहीं पसंद किए? तो इसमें एक वजह यह है कि सेंट्रल एशिया के अंदर दोनों खूंखार थे, तैमूरी खानदान के खूंखार थे, काफी ज्यादा लड़ाई वगैरह, और जो है चंगेज खान। तो चंगेज खान एक रूलर थे जिन्होंने अच्छे खासे लाखों के तादाद में, उस वक्त होते ही थे, हर बादशाह करते थे, लाखों के तादाद में वहां पे कत्लेआम उन्होंने किया सेंट्रल एशिया में, जिसकी इंप्रेशन क्या कभी इंडिया तक भी पहुंची। तो इंडिया के लोग चंगेज खान से नफरत करते थे तो वो रूलर ही, तो इंडिया के लोग नहीं समझते थे, ये समझते थे, पूरी दुनिया में ये बात फैल गई थी, तो सारे लोग नफरत करते थे कि इतने ज्यादा जो है कत्लेआम नहीं होना चाहिए। तैमूरी खानदान थोड़ा कम थे इसके मामले में, तो इसीलिए ये चीज डिसाइड हुआ कि हम अपने आप को तैमूरी कहलाना पसंद करेंगे क्योंकि हमें इंडिया में राज करना है। अगर अपने आप को चंगेज खान का औलाद कहें, चंगेज खान का जो इंप्रेशन है वो इंडिया के अंदर एज वेल एज सेंट्रल एशिया के अंदर बहुत गलत है, इससे मुगल पे काफी असर पड़ेगा। दैट इज व्हाई बाबर ऑलवेज, ऑल द मुगल्स रूलर वांट्स टू कॉल देमसेल्फ एज अ डिसेंडेंट ऑफ व्हाट, तैमूरी खानदान, तैमूरी डायनेस्टी, नॉट द चंगेज खान डायनेस्टी। कई बार कॉम्पिटिटिव लेवल्स में सवाल आ जाते हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं। ठीक है, अब मैं पहुंचता हूं आपका जो है भारत का नक्शा लेके यहाँ पे कि अब क्या चीजें हुई। हम आपको सिचुएशन बता दें कि इंडिया के अंदर 1517 से 1526 के बीच में क्या क्या चीजें हो रही है। आप पूरा सिचुएशन को याद किए, ठीक है, कि इब्राहिम लोदी का दौलत खान से नहीं बन रही थी और जो राणा सांगा था उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इज इट क्लियर? ठीक, अब बाबर क्या था कि 1506 में काबुल पहुंच चुके थे, जैसे आपने देखा मैप के अंदर, ठीक है, और इंडिया करीब था। ऐसा कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं कि दौलत खान जो है, जो पंजाब के गवर्नर थे, वो इब्राहिम लोदी से, जो दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर थे, परेशान हो गए। उन्होंने उनको लेटर लिखा, खत लिखा किनको? बाबर को, और बाबर को इनवाइट किया, न्योता दिया, दावत दिया कि आप आके हिंदुस्तान के ऊपर जो है मतलब क्या कीजिए, इन्वेजन से इन्वेड कीजिए, जिससे दिल्ली सल्तनत की हुकूमत खत्म हो जाएगी और मौका देखते ही हम अपनी हुकूमत शुरू करेंगे। इसमें कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं कि जब दौलत खान ने उनको चिट्ठी लिखी, खत लिखी, न्योता दिया, तो उसमें राणा सांगा भी मिले हुए थे। केवल कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं, सारे हिस्टोरियंस नहीं लिखते हैं। मध्यकालीन के बहुत मशहूर हिस्टोरियन है सतीश चंद्र, आप पढ़ेंगे वो, है ना, मिडिवल इंडिया में सतीश चंद्र, उन्होंने अपनी किताब में ये चीज लिखा है। बहुत सारे हिस्टोरियंस नहीं लिखे हैं इस चीज को। तो कहने का मतलब है कि जो इनवाइट किया गया उसमें दौलत खान जो पंजाब के गवर्नर थे और राणा सांगा दोनों ने मिलकर लेटर्स लिखा बाबर को कि बाबर साहब आइए हिंदुस्तान पे जो है अटैक कीजिए, कब्जा करने का नहीं, याद रखिएगा कि सिर्फ अटैक्स कीजिए, है ना, और दौलत वगैरह लूटिए, ले आइए यहाँ से, दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी तो हम अपनी हुकूमत शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब है कि बाबर जो है वाज इनवाइटेड, मतलब इन्हें न्योता दिया गया by Rana Sanga as well as दौलत खान। और आप जानते हैं कि दौलत खान कौन थे? तो उस वक्त पंजाब के गवर्नर थे, ठीक है, ये दोनों ने मिलकर दावत किया, ठीक। अच्छा, बाबर भी इस ताक में था कि अगर बाबर ये सोच रहे थे कि अगर हमें अपने खानदान वाली चीजों को अगर बचाना है, जो मेरे पापा जहाँ में हुकूमत करते थे, फरगना की जो वैली थी, फरगना की जो घाटी थी जहाँ से बाबर को निकाला गया था, तो ये सोच रहे थे कि अगर हमारे पास दौलत आ जाए इंडिया से या कुछ वेल्थ मिल जाए, फौज मिल जाए, तो हम वापस फरगना जाके जो है क्या करेंगे,
दोबारा फरगना पर जाके कब्जा करेंगे, ठीक है। और बाबर जब काबुल में था तो वो खुद को अपने इसको महफूज नहीं समझता था, वो समझता था कि किसी वक्त भी यहाँ के लोग आके जो हमें यहाँ से उठा ले आ सकते हैं या हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो फिर बाबर ने ये डिसाइड किया कि इस सिचुएशन में, इस हालात में इंडिया सबसे बेहतर जगह हो सकता है जहां से हम अपनी मुकाबला या अपनी खानदान वाली चीजों को वापस ला सकते हैं। इंडिया वुड बी द बेस्ट प्लेस from where we can operate against the Uzbekistan और against the uncles, जो बाबर के uncles थे। तो इंडिया would be the best place। How India would be the best place कैसे होगा? तो मनी के एतबार से भी जो दौलत है, वेल्थ है, वो इंडिया से इनको मिल जाएंगे। और जब वेल्थ मिल जाएगा इनको तो वेल्थ की इससे जो है वो अपना एक फौज तैयार कर सकते हैं, आर्मी बना सकते हैं और जिससे फाइनली जो इंडिया पे फरगना पे जाके कब्जा कर सकते हैं। तो ये भी एक मंसूबा था। ये चीजें बाबर के दिमाग पे चल ही रहा था। बाबर साहब 1506 में था तो वो देख ही रहे थे ये चीजें। साथ में ये दोनों लोग इनवाइट किए तो मतलब बाबर के पास मौका ही मौका था। अब बाबर चाहते तो इंडिया पे आके जो क्या कर सकते थे, कब्जा कर सकते थे। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं, ज्यादा लोग नहीं जानते, ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं जानते इस चीज को, या कुछ लोग पढ़े होंगे है ना, लेकिन मैं फिर भी एक बात स्पष्ट कर दूं कि आप जानते हैं कि बाबर फाइनली जो है पानीपत के मैदान में दिल्ली सुल्तान से मिले, उनकी जो है वहां पे पहली बार मुलाकात हुई। लेकिन हम एक चीज ये बता रहे हैं कि पहला जो बाबर का मतलब विजिट था इंडिया के अंदर वो 1519 में था। ये आप जान लीजिए, मतलब फर्स्ट 59 हम कह सकते हैं कि बाबर का जो पहला एक्सपीडिशन था, फर्स्ट एक्सपीडिशन है ना इंडिया में 1519 में। अब आप ये फर्स्ट का मतलब तो पहला आप जानते हैं फर्स्ट होता है, लेकिन एक्सपीडिशन का मतलब क्या होता है? तो एक्सपीडिशंस का मतलब होता है किसी लंबे सफर पे निकलना किसी चीज की जुस्तजू को लेके, है ना। कहने का मतलब यह है कि हमें किसी जगह के बारे में जानना है। आई वांट टू टेक सम नॉलेज, आई वांट टू नो अबाउट समथिंग दैट पर्टिकुलर प्लेस, उसको एक्सपीडिशंस कहते हैं। तो कहने का मतलब है क्योंकि बाबर यहाँ पे थे 1506 में, तो वो चाह रहे थे कि इंडिया में थोड़ा देखें कि इंडिया के अंदर क्या चीजें हो रही है, कोई भी आ सकते हैं, है ना। तो इन्होंने फर्स्ट एक्सपीडिशन 1519 में किया, जो कि पंजाब वगैरह के एरिया तक पहुंच चुके थे और काफी इन्होंने विजिट्स वगैरह किया, लोगों से मालूम किया कि इंडिया के अंदर आप लोग इब्राहिम लोधी से खुश हैं या नहीं है, या पंजाब का जो गवर्नर है दौलत खां उससे खुश हैं या नहीं है, या इंडिया की हुकूमत से खुश हैं या नहीं है। वो सब जायजा लिया, पूरे पंजाब के अवाम से उन्होंने पूछा, मालूम किया, है ना। तो ये भी एक था। उसके बाद फिर 1519 के बाद कह सकते हैं कि 1520 में एक एक्सपीडिशन हुआ बाबर का, फिर दूसरे साल ही को विजिट किए, फिर 1522 में हुआ, फिर 1524 में हुआ। तो कहने का मतलब है कि पानीपत के मैदान में पहुंचने से पहले बाबर इंडिया में 1519 में भी पहुंचे थे, 1520 में भी पहुंचे थे, 22 में भी पहुंचे थे, 24 में, पूरे इंडिया का जायजा ले रहे थे वो। खास तौर से ये वाला एरिया जो कि एंट्री पॉइंट था हिंदुस्तान का, जहां से मुगल्स की तकदीर बदलने वाली थी, है ना। तो वो एक यहाँ पे हम रख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। न्योता तो मिल ही गया था, आप देख रहे हैं। अब देखिए क्या क्या चीजें हुई इसमें। अच्छा, एक चीज हम ये कह सकते हैं कि दौलत खान जो थे गवर्नर और जो बाबर इंडिया पे अटैक्स किए, इनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब कि एक ओरली तौर पे दोनों में बातचीत हुई। बातचीत ये हुई कि आप आइए, आके अटैक्स कीजिए और अटैक करने के बाद वापस चले आइए, जितनी दौलत चाहिए आप लेके जाइए, है ना। तो वो एक बात वहां पे रही, ठीक है। बाबर की चला ठीक। अब क्या हुआ इसके अंदर कि 1526 को यानी 1526 को आप जानते हैं पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। इससे पहले क्या हुआ कि दौलत खान को ये कहीं ना कहीं भनक लग गई थी, है ना, कि बाबर ये मंसूबा बना रहे हैं कि बाबर इंडिया में तो अटैक्स करेंगे, हमारे न्योता को कबूल करेंगे, इन्विटेशन को कबूल करेंगे, लेकिन वो इंडिया के अंदर आके इंडिया से वापस नहीं जाएंगे। बाबर wants to establish his empire over Indian subcontinent, कि मुगल खानदान अपनी हुकूमत कायम करना चाह रही है हिंदुस्तान के अंदर। ये जो है जो गवर्नर थे दौलत खान, उनको कहीं ना कहीं आइडिया लगना शुरू हो गया था और बात क्या हुई थी कि बाबर वापस जाएंगे। अच्छा, दौलत खान जो थे पंजाब के गवर्नर, वो ऐसा पढ़ा हिस्ट्री के अंदर, मालूम किया कि तैमूरी खानदान वाले भी इंडिया पे आए थे, अटैक्स किए थे, केवल अटैक्स किए थे, अटैक करने के बाद वापस चले गए थे। तो सेम ऐसे बाबर भी करेंगे और बाबर ने बात भी करी है। लेकिन दौलत खान को ये कहीं ना कहीं भनक लग गई थी, है ना, जनता से, आवाम से, कि बाबर वापस नहीं जाएंगे, बाबर इंडिया को जीतने के लिए आ रहे हैं, केवल इन्वेड करने के लिए नहीं आ रहे हैं, उनकी हुकूमत शुरू हो गई, ठीक है।
तो क्या हुआ कि दौलत खान और बाबर के बीच में युद्ध हुआ, मतलब पानीपत से पहले ही मैं बता रहा हूँ, पानीपत तो अभी बाद में होगा, इनके बीच में लड़ाई हो गई दौलत खान के बीच में कि आप वादा कुछ कर रहे हो और जो है चीजें कुछ और हो रही है। और फिर क्या हुआ कि दौलत खान का इंतकाल मतलब हो गया, फाइनली जो है इनकी मृत्यु भी हो गई युद्ध में, है ना, और दौलत खान जो है वो फाइनली मारे गए। रास्ता बिल्कुल क्लियर था, अब बाबर इंडिया पे पहुंचने वाले थे। एक व्यक्ति बच गए थे जो कि राजस्थान के अंदर था, मेवाड़, राणा सांगा। तो राणा सांगा भी ये सोच रहे थे कि बाबर आके वापस चले जाएंगे, ठीक है, इतना शक भी नहीं था दौलत खान के अंदर, ये सोच रहे थे अरे वापस चले जाएंगे, जैसे तैमूरी खानदान वाले आए चले गए, बाबर भी चले आएंगे, ठीक है। सबको मालूम है कि स्टेट है हरियाणा, पता है, और हरियाणा में एक जगह है पानीपत। पानीपत मशहूर है अपनी बैटल्स को ही लेके, मशहूर बैटल्स जो जितने भी हुए जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास को बदला, वो पानीपत का मैदान ही है, ठीक है, चेंजेस द ऑल थिंग्स। जी, पानीपत दिल्ली से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पे है पानीपत। हम खुद गए हैं वहां पे, ऑब्जर्व किया, मैं वहां पे 3-4 बार विजिट किया हूं। जिस जगह लड़ाई हुई थी हमने उसका पूरा जायजा लिया, देखा वहां पे हमने क्या क्या चीजें हुई नहीं हुई। तो आप लोग भी कभी मौका मिले तो जाइए पानीपत, है ना। 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526। अब देखिए क्या चीजें हुई, दोनों जो रूलर्स हैं वो आपस में भिड़े। एक जो है आपका इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर होने वाले थे, है ना, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो है मृत्यु हो गई, ठीक। और एक है आपका यहाँ पे बाबर, ये दोनों आपस में भिड़े पानीपत के मैदान में। इस लड़ाई का काफी ज्यादा, इस पे अगर 2 दिन आप समझना चाहें बैठ के तो बहुत कुछ चीजें हुई इसके अंदर कि क्यों क्या हुआ ऐसा पानीपत के मैदान में, क्या चीजें हुई, लेकिन हम यहाँ पे कुछ शब्दों में इस चीज को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर क्या चीजें हुई कि इब्राहिम लोदी मैदान में लगभग 1 लाख से ज्यादा फोर्स लेके पहुंचे थे। सारे हिस्टोरियंस लिखते हैं इस चीज को, बिल्कुल इसमें कोई दुख वाली बात नहीं है। मोर देन 1 लाख फोर्स लेके ये पहुंचे थे पानीपत के मैदान में, ठीक है। और अपने फौज में जो ज्यादातर मतलब जानवरों को जो शामिल किया था इन्होंने, वो था एलिफेंट, मतलब हाथी का ज्यादा प्रयोग कर रहे थे लोग, क्योंकि जानते थे कि शक्तिशाली होता, ताकतवर होता एलिफेंट्स, ठीक। अब देखिए क्या है कि सारे हिस्टोरियंस लिखते हैं इस चीज को, बाबर पानीपत के मैदान में सिर्फ 10,000 फोर्स लेके पहुंचे थे। ये भी एक रोचक बात है, 10,000 फोर्स, ठीक है। और इसके साथ हाथी ज्यादा था, तादाद हाथी की ज्यादा थी। बाबर के साथ हाथी थी लेकिन हाथी की तादाद कम, इसके साथ हॉर्सेस ज्यादा मौजूद, मतलब घोड़े वगैरह लेके ज्यादा पहुंचे थे ये। तो कुछ हिस्टोरियंस मालूम है अपने किताब में क्या लिखते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि जो पानीपत के मैदान में जो लड़ाई हुई ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये बेसिकली लड़ाई थी हॉर्सेस वर्सेस एलिफेंट, हाथी और घोड़े की लड़ाई। कुछ लिखते हैं इस चीज को अपनी किताब में, है ना, हॉर्सेस वर्सेस एलिफेंट, एक तरफ घोड़े हैं और एक तरफ हाथी है, देखना यह है कि जीतेंगे कौन। सब अंदाजा लगा के बैठे थे कि एलिफेंट तो निकलेगा ही भाई, इतने तगड़े से होते हैं ना, ठीक। और लाखों के तादाद में पहुंचे थे, और बाबर के पास केवल सिर्फ 10,000 फोर्स, और इसमें मतलब हॉर्सेस। अब क्या चीज हमें देखिए क्या हुआ, सब निश्चित था कि दिल्ली सल्तनत जीत जाएगी, है इब्राहिम लोदी जीत जाएंगे, बाबर के पास इतना फोर्स नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि बाबर बचपन से ही काफी ज्यादा वेरियर क्लास थे, ये है ना, मतलब लड़ाकू थे, काफी वेरियर्स थे, और इतने अलग अलग खानदान का कॉम्बिनेशन इनके जो खून पे रगों पे वो चीजें मौजूद, तैमूरी खानदान, चंगेज खान खानदान, है ना, तो काफी स्ट्रॉन्ग थे। और फिर पूरी जिंदगी इनकी जो है मतलब जो है वो भटकना फिरना इस तरह की चीजें हुई, तो फिर लोग काफी परेशान हो जाते हैं। और हर चीज कहते हैं ना कि जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे उतनी चीजें मिलेंगे आपको, तो वो कॉन्सेप्ट था बाबर के साथ, क्योंकि कभी सेटल लाइफ जीने का मौका मिला नहीं उनको, हिंदुस्तान फतेह करने पहुंचे थे पानीपत के मैदान में। अब देखिए क्या क्या चीजें हुई, हम इसको अगर थोड़ा बनाएं पानीपत के मैदान का ग्राउंड, तो थोड़ा आप इसको समझ लीजिए कि इस तरह से इसको हम बनाते हैं, ठीक है। एक तरफ जो है आपका मान लीजिए कि यहाँ पे जो है इब्राहिम लोदी साहब अपने फौज को लेके खड़े हैं, ठीक है। और इस वाले एरिया पे जो है मान लीजिए कि ये एरिया जो है आपका बाबर है यहाँ पे, ठीक है,
पूरा अपना फोर्स को लेकर यहाँ पे खड़े, क्योंकि होता है क्या, पहले सजाया जाता था, फिर ड्रम होता था, फिर लड़ाई शुरू होती थी। पानीपत इंपॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि इसी से दिल्ली की शुरुआत है। पानीपत गेटवे एक तरह से मान सकते हैं, इंडिया के गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है पानीपत। इब्राहिम लोदी सारे हाथी को पहले रखा उन्होंने, और फिर जितने भी फोर्सेस थे हाथी के पीछे पूरा गन लेके। बाबर ने क्या काम किया कि बाबर थोड़ा इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट अपनाया। सबसे पहले ये लोग खड़े हुए, और खड़े होने के बाद जो घोड़ा था, हॉर्सेस थे, उसको उन्होंने पीछे रखा। ये भी एक रोचक बात है ना। अगर इब्राहिम लोदी अपने फौज को आगे रखते और हाथी एलिफेंट्स को अगर पीछे रखता, तो शायद से पानीपत के मैदान में बाबर जीतते नहीं, हार जाते। लेकिन इब्राहिम लोदी क्योंकि ताकत के ऊपर जो है हाथी के ऊपर डिपेंड था, सारे हाथियों को उन्होंने सामने रख दिया कि हाथी से ही लड़ाई होगी, और फौज जो थे वो पीछे हो गए थे, ठीक है, क्योंकि हाथी पहले जाएगा फिर बाद में फौज जाएंगे। पहली दफा पानीपत के मैदान में बाबर ने जो है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहते हैं ना कि जिस देश की टेक्नोलॉजी अच्छी है ना, हथियार अच्छा है, वो जीत जाते हैं युद्ध लड़ाई, ठीक है। इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि बाबर ने पहली दफा इस मैदान में गन का इस्तेमाल किया, पहली बार। गन मतलब बंदूक है ना, गन का इस्तेमाल किया इन्होंने, और इससे पहले इंडिया के अंदर कोई भी रूलर्स नहीं था जो गन का इस्तेमाल किए, ठीक है। लड़ाई शुरू हुई, फायरिंग शुरू हुआ। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई तो हाथी के सामने था, तो हाथी के कानों में अजीबोगरीब आवाज आना शुरू हुआ, क्योंकि एक चीज होता है कि हाथी अगर एक अजीबोगरीब आवाज सुन ले जिससे वो फैमिलियर नहीं है, जो पहले ना सुना हो, तो पागल हो जाते हैं हाथी, उसको समझ में नहीं आता क्या चीज है। तो जैसे ही आवाज की, वो बंदूक की आवाज उनके कानों पे आके गूंजना शुरू हुआ, तो हाथी एकदम से पागल हो गया, और पागल होने के बाद बजाय आगे जाने के, इस तरफ जाने के, हाथी वापस अपनी फौज की तरफ मुड़ना शुरू हुआ। और हाथी तो थे ही बहुत तादाद में, और अपनी सारी फौजों को कुचलते हुए हाथी भागना शुरू किया। और ये लोग सामने थे सारे फोर्स, इन्होंने जाके क्या किया, पूरे जो फोर्स थे उसको जाके उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि मौका ही नहीं दिया बचने का। और चारों तरफ से घेरने के बाद जो है वहां पे उन्होंने जो इब्राहिम लोदी को जो है कत्ल करते हुए सारे फौज को उन्होंने वहीं पे खत्म कर दिया। और फाइनली क्या हुआ कि पानीपत का युद्ध जो है 21 अप्रैल के दिन ये लोग जीत गए। तो कहने का मतलब है कि जो लड़ाई की स्ट्रेटेजी होती थी ना कि फौज कहां रखना है, हाथी कहां रखना है, वो शायद इब्राहिम लोदी वहां पे उस दिन नहीं कर पाए, जो पहले करते थे, वो गलती कर गए वो, ठीक है। और गन का भी इस्तेमाल था। अगर ये चीज इब्राहिम या दिल्ली सल्तनत अगर गन के बारे में जान लेते या गन अगर पहले इस्तेमाल कर लेते ये लोग, जो टेक्निक्स थी युद्ध की, तो शायद से ये लोग जीत लेते। इसलिए हमें ये होना चाहिए कि हम अपने आसपास के देश को देखते रहें कि वहां पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। कहते हैं ना कि हिस्ट्री जो है वो बस ऐसे ही है, पढ़ने किताबों में कुछ होता नहीं है, बहुत कुछ होता है। हिस्ट्री से हमें अलॉट ऑफ अचीवमेंट्स या अलॉट ऑफ चीजें सीखने को मिलता है, क्योंकि आप इससे सीख सकते हैं कि अगर दिल्ली सल्तनत अगर फैमिलियर होता और वो अगर सेंट्रल एशिया की टेक्नोलॉजी को जानता है कि सेंट्रल एशिया में इस तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, तो शायद से वो लोग इस मैदान में जीत जाते, हारते नहीं, because they were unknown about the technology which were used in the Central Asian region, unknown या unfamiliar with the technology। तो एक ये चीज है। अगर मान लीजिए कि चाइना के अंदर क्या चीजें हो रही हैं, हम अगर जान ले तो हम अपने हिसाब से अपना डिफेंस तैयार करेंगे ना भाई, हमें पता ही नहीं चलेगा चाइना वाले क्या बना रहे हैं, हम अपना डिफेंस, पता चला कि हम पिस्तौल लेके आए और वो लोग पूरा टोप लेके पहुंच गया यहाँ पे, फिर तो हम खत्म हो गए। कहने का मतलब है कि हमें आसपास की चीजों को देखना चाहिए, देश के बारे में जानना चाहिए, ताकि हम अपना डिफेंस उस हिसाब से तैयार कर सकें, ठीक है। तो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में फाइनली बाबर जो है वो जीते, और जीतने के बाद वो दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंचने के बाद जो है उनकी हुकूमत शुरू हुई यहाँ पर, ठीक। 21 अप्रैल याद रखिए डेट्स, 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 AD, और फिर जो है यहाँ से शुरुआत हुई। एक चीज ये कहा गया है कि जितनी भी लड़ाइयाँ हुई पानीपत के मैदान में, है ना, वो सब एक तरह से टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री हम मानते हैं इस चीज को, क्योंकि एक तरह से इंडिया की जो है चेंजेस हुई, इसको टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। पानीपत के मैदान में जितनी लड़ाई हुई इंडियन हिस्ट्री, जैसे पहला तो 1526 में आप देख रहे हैं, फिर एक लड़ाई जो है यहाँ पे 1556 में हुई थी इसी मैदान में, तो ये भी एक तरह से टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि 1556 में जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है वहां से अकबर की हुकूमत शुरू हुई थी इंडिया के अंदर, है ना। अगर मैदान में अकबर हार जाते हेमू से, तो शायद से मुगल्स वहीं पे खत्म हो जाता, क्योंकि शेरशाह सूरी
हुमायूं को जो है वो वतन छोड़ने पे मजबूर कर दिया, ठीक है। तो हुमायूं बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ चौसा कहते हैं 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को मजबूर कर दिया वतन छोड़ने पे, और ये चले गए पर्शिया। और फिर वापस आया 1555 में। 1555 में जब आया मुश्किल से 1 साल ही रहे थे ये, फिर जो है वो इंतकाल कर गए। उसके बाद अकबर हुकूमत संभाला था। 1556 में जो है अकबर की लड़ाई हेमू के साथ हुई। बैरम खान मेन थे अकबर के साथ, कमांडर थे। तो फिर क्या हुआ कि अगर 1556 में अकबर नहीं जीतते तो फिर मुगल हुकूमत नहीं होती, वहीं खत्म हो जाती। तो ये भी एक टर्निंग पॉइंट है, जो कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से। फिर इसी मैदान के अंदर एक लड़ाई हुई 1761 में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, 1761 में, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसी मैदान के अंदर 3 लड़ाई हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इंडियन हिस्ट्री को समझने से। ऐसा क्या हुआ था सर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में एक बाहर के रूलर जो अफगानिस्तान से आए थे, है ना, जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली। तो उन्होंने आने के बाद जो उस वक्त अगर 1761 में देखें ना, तो 1761 में मुगल्स जो है वो लगभग खत्म हो गए थे। लेटर मुगल्स का फेज शुरू हो गया था, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। जैसे अकबर के 1707 में औरंगजेब का इंतकाल हो गया। तो 1761 में अगर हम ये बोलें कि इंडिया अलग अलग रीजनल पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, हैदराबाद अलग बना था, मैसूर का स्टेट्स अलग बन गया था, बंगाल अलग बन गए थे, तो वैसे ही एक अलग सा स्टेट बन गया था मराठास। तो अगर हम ये बोले कि इंडिया में क्षेत्रीय रीजनल सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी जो थी उस वक्त, मजबूत ताकत, वो मराठास थे। और कहा यह जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अगर कोई मुकाबला कर सकता उस वक्त, तो शायद वो मराठास थे। अगर मराठास जिंदा रहते, ताकतवर रहते, तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की हुकूमत हिंदुस्तान में नहीं हो पाती शुरुआत। 1761 में अहमद शाह अब्दाली के साथ इसी मैदान में लड़ाई हुई, जिसमें मराठास को बुरी तरह से हरा दिया गया। और सिर्फ हरा नहीं बल्कि पूरी मराठास की यूनिटी को उन्होंने बिगाड़ दिया, खत्म हो गई पूरी मराठास। और फिर 1880 तक ये मजबूत नहीं हो पाया, क्योंकि 1880 के बाद पूरी तरह से अंग्रेजों ने फिर वो जो है महाराष्ट्र के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो कहने का मतलब है कि तीनों अपने आप में काफी रोचक है। 1526 दिल्ली सल्तनत जो 1206 से हुकूमत कर रही थी, वो 1526 में खत्म हो गई। एक नई हुकूमत की शुरुआत हुई, जिसको हम बोलते हैं मुगल्स इंडिया या मुगल एम्पायर। तो पहला तो टर्निंग पॉइंट हुआ कि एक नई हुकूमत की शुरुआत हुई, जिसकी हुकूमत 1857 तक नई इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर 1556 में अकबर नहीं दोबारा इंडिया में शुरू किया मुगल रूल। 1761 में जो पानीपत के मैदान में मराठास को हरा दिया। तो तीनों पानीपत के मैदान अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हम इसको मानते हैं टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री के। यहाँ से हिंदुस्तान के इतिहास जो है वो बदला, चेंज हुआ है ना। अगर ऐसा नहीं होता इंसिडेंट, तो शायद इंडियन हिस्ट्री में ये तब्दीलियां, चेंजेस नहीं देखने को मिलता, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि जब ये चीजें हो गई और बाबर पहुंचे, तो अगला जो टारगेट था वो था आपका बेसिकली राणा सांगा के साथ। तो क्या आप जानते हैं कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम होने वाली थी? जी, राणा सांगा के साथ क्या प्रॉब्लम था? क्योंकि बाबर की ये प्रॉमिस हुआ था राणा सांगा के साथ कि आएंगे और आने के बाद जो है ये वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। 1526 में पानीपत जीतने के बाद, इब्राहिम लोधी खत्म होने के बाद 1527 में एक और लड़ाई हुई, है ना। और इस लड़ाई में राणा सांगा के साथ, क्योंकि राणा सांगा के साथ अब ये लोग डायरेक्टली युद्ध करने शुरू कर दिए। उस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ खानवा, है ना। खानवा बेसिकली जो है राजस्थान में जगह है। और इस लड़ाई में बैटल ऑफ खानवा के अंदर दो ही व्यक्ति थे, राणा सांगा वर्सेस कह सकते हैं बाबर। अच्छा, एक चीज ये होता है कि जैसे कुछ पूछते हैं कि बाबर और राणा सांगा के बीच में क्यों लड़ाई हुई, मतलब बैटल ऑफ खानवा 1527 में क्यों देखने को मिला, क्या कारण थे कि दोनों लड़ रहे थे? तो इस कारण का एक ही कॉजेज होगा, क्योंकि दोनों में जो बातें हुई थी, है ना, वो नहीं हो पाई सही से, इसलिए जो है वो डायरेक्ट इनसे आप युद्ध करना शुरू किए। तो ये 1527 में बैटल ऑफ खानवा, ठीक। ऐसे ही हम सारे इवेंट्स को क्लियर करते जाएंगे, सारे वाकया को हम पढ़ते जाएंगे। हम ये चीज जो है लगभग आपको 1857 तक कवर कराएंगे, 1857 तक, क्योंकि 1857 में क्या चीजें हुई थी? 1857 में जो रूलर थे बहादुर शाह, अंग्रेजों ने उसको जो है लाल किले से उठा के कैद करके वो रंगून लेके चला गया, बहादुर शाह सफर, है ना। तो हम 1857 तक का जो वाकया है ऐसे ही डेट वाइज करके हम इस चीज को समझेंगे, पढ़ेंगे। तो केवल 1527 तक हम रखते हैं। इंशाल्लाह इसको जो है हम अगले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे और हम धीरे धीरे इसको पार्ट वाइज करके कवर करेंगे।
तो आप लोग इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। खुदा हाफिज़।